तो 24 लोकसभा चुनाव और मतदान की आज से शुरुआत। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर या यूं कहें कि अच्छी खबर डिफेंस की फील्ड से सामने आई है, जहां देश की ताकत किस रूप में बढ़ रही है, अब आप ये जानिए। दरअसल भारत ने आज फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है। एयरफोर्स के C-17 विमान से फिलीपींस पहुंचाई गई है ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप। भारत और फिलीपींस के बीच 2 साल पहले ही यह डिफेंस डील हुई थी। उसी के तहत यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, पहला सेट इस ब्रह्मोस मिसाइल का वो फिलीपींस को डिलीवर किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तो C-17 ग्लोबमास्टर में ब्रह्मोस मिसाइल की ये पहली खेप जो पहुंचाई गई है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस ऐसे वक्त में पहुंचाया जबकि दक्षिण चीन सागर में लगातार होने वाली झड़पों के कारण फिलीपींस का चीन के साथ तनाव बढ़ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, भारत की बढ़ती ताकत और डिफेंस के क्षेत्र में कैसे हिंदुस्तान अब एक इंपोर्ट करने वाले देश से हटकर एक एक्सपोर्ट करने वाले देश के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है, अपनी छाप छोड़ रहा है, उसी की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें आशीष। हमारे सहयोगी आशीष का हम रुख करेंगे, फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं C-17 ग्लोबमास्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके भीतर आप ब्रह्मोस मिसाइल रखा हुआ देख रहे हैं। जो ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप है वो भारत ने फिलीपींस को पहुंचा दी है। ये सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम भारत में बना, DRDO ने बनाया और अब किस तरीके से भारत में बना ये सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम दुनिया के अलग देश भारत से सामान खरीद रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हथियार खरीद रहे हैं, उसी की ये एक बड़ी छाप जो इस खबर से सामने आ रही है। आशीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम बात करने की आशीष से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत ने फिलीपींस को ये ब्रह्मोस मिसाइल, टाइमिंग देखिए आप, उस वक्त में पहुंचाया है जब दक्षिण चीन सागर में लगातार जिस तरीके से झड़पें हो रही हैं उस वजह से फिलीपींस और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है और ऐसे में इस डील को मुकम्मल करते हुए भारत ने फिलीपींस को और मजबूती देने का काम किया है। यह पहली खेप है जो फिलीपींस को फिलहाल डिलीवर की गई है। आपको बता दें, इसके लिए 2 साल पहले भारत और फिलीपींस के बीच डिफेंस डील हुई थी और भारत का जोर अब रक्षा क्षेत्र में खासतौर से इसी बात को लेकर है कि मेक इन इंडिया के तहत यहीं पर जो रक्षा उपकरण हैं उन्हें तैयार किया जाए और भारत अभी तक जिसकी छवि और जरूरत के हिसाब से जो हथियारों की खेप अन्य देशों से निर्यात किया करता था, अब एक आयात करने वाले देश के तौर पर अपनी पहचान बनाए और उसी क्रम में ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं 26 जनवरी जब गणतंत्र की ताकत दिखाई जाती है कर्तव्य पथ पर, उस समय आप इस ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को देखते हैं और आज ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जिसकी पहली खेप फिलीपींस पहुंचाई गई है। आशीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आशीष से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच अभिज्ञान जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी, सितंबर में पिछले साल में फिलीपींस में था और वहाँ के काफ़ी डिग्निटरीज से मुलाकात हुई। बेसिकली ये बहुत डोमिनेंट पोजीशन है इंडिया की क्योंकि फिलीपींस की सारी डोमिनेंस वाज कंट्रोल्ड बाय चाइना। तो जियोपॉलिटिक्स में बड़ा शिफ्ट फिलीपींस को लेकर ये है कि अब वहाँ की डोमिनेंस जो है वो डॉलर की है, अमेरिका की है। तो जो अमेरिकन एम्बेसडर है, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई, तो वो बहुत डोमिनेंट है। तो इस पोजीशन का फायदा लेते हुए इंडिया ने इस डील को किया था। फ्यूचरिस्टिकली इंडिया को ये पोजीशन मिलेगी। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इंडिया ने तमाम मुल्कों के लिए अपनी ज़रूरतों को देखते हुए चावल का इंपोर्ट बैन किया था। चावल सबसे ज़रूरी चीज़ है फिलीपींस में और
उसकी कमी उनको बहुत खलती है। ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि हाल में चावल का इंपोर्ट जो है वो इंडिया ने खोला है फिलीपींस और कुछ और कंट्रीज़ के लिए। तो इंडिया का बड़ा कॉन्शियस एफर्ट है ये अब कि उसके रिश्ते, चूँकि चाइना फिलीपींस से बैकआउट कर रहा है या अमेरिकन उसको पुश कर रहे हैं, तो इंडिया के अपने रिश्ते फिलीपींस से पहले से कहीं बेहतर होने चाहिए। एक तो सर ये जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स जिसका आपने जिक्र किया, दूसरा विजय जी रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से भारत जो है आयात की बजाय एक निर्यात करने वाले देश के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और जिसको लेकर खासतौर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अपना विजन भी कई बार देश के सामने रख चुके हैं, उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी दिशा में देश आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी ने खासतौर से आप देखें कि पिछले 20 साल में एक बड़ा बदलाव आया डिफेंस के सेक्टर में, कि पहले हम लोग केवल इंपोर्ट किया कर रहे थे कि ज़्यादातर देशों से, और उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती थी, बहुत सारे प्रेशर होते थे, पॉलिटिकल प्रेशर होते थे कि वो इंपोर्ट भी नहीं हो पा रहा था। आज जो है डिफेंस सेक्टर में भारत न केवल अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हुआ है मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए, बल्कि वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक बिल्कुल 180 डिग्री का समझिए कि चेंज आया है, शिफ्ट आया है, जिसमें पैराडाइम शिफ्ट जिसको पैराडाइम कहते हैं, शिफ्ट हुआ है, वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो वाकई में हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें, जब हमारा बनाया अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उसकी पहली खेप फिलीपींस को हमने पहुंचा दी है, उस डील के तहत जो 2 साल पहले फिलीपींस के साथ भारत ने की थी। तो एबीपी न्यूज पर सुबह 7 बजे से लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। 24 लोकसभा चुनाव, मतदान का आज आगाज हो गया। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, और ये जो पहला चरण है 102 सीटों पर जिसमें वोट डाले जा रहे हैं, ये 7 फेजेस का सबसे बड़ा फेज है जिसमें सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। और देखिए अब 1 बज चुका है, सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, मतलब पहले चरण के मतदान के 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। एबीपी न्यूज लगातार आपसे यह अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में भी आज वोटिंग हो रही है तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, घर से बाहर निकलिए, न सिर्फ खुद बल्कि आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी कहिए कि वोट जरूर डालें। मैं आगे आपको वोट प्रतिशत भी बताऊंगी किस तरीके से ये देश में जो कुल 21 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, वहां पर अलग अलग राज्यों में अभी तक वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा है। लेकिन पहले मैं आपको राजस्थान लेकर चलूंगी। राजस्थान में जिन 12 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उन्हीं में एक सीट नागौर है, जहां पर एक तरफ बीजेपी के सिंबल पर ज्योति मिर्धा चुनाव मैदान में है और दूसरी तरफ पिछली बार जो बीजेपी के समर्थन से जीते थे कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल, वो इस बार कांग्रेस के समर्थन से चुनाव मैदान में है। वहीं से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने एक खास रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। पहले इस वक्त मौजूद है नागौर लोकसभा सीट पर, जहां पर मतदान चल रहा है। मौसम जरूर गर्म है लेकिन लोग घरों से निकल रहे हैं, और चुनाव आयोग ने भी ऐसे इंतजाम किए हुए हैं कि अगर लोगों को कतारों में भी लगना पड़े तो दिक्कत ना हो। इस तरीके से जगह जगह पर पंडाल भी लगाए गए हैं। पहले जलपान या पहले मतदान? पहले मतदान। पहले मतदान। हाँ जी। तो अभी घर का और कोई काम नहीं हुआ, पहले यही सबसे पहले मतदान हुआ है और सबसे पहले 91 इयर्स के लेडीज ने वोट दिया है। अच्छा, हाँ जी। अरे वाह, आपके परिवार के हैं क्या? हाँ जी, दादी जी है। वो करके चली गई? हाँ जी, मैं हो गया। अच्छा, उनका जो सबसे पहले उनका हो गया। अच्छा, उनका हो गया था क्योंकि घर पे जो है हो गया था। तो किन मुद्दों को लेकर के, एक महिला होने के नाते अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, आप लोग मतदान करके आया, तो किन मुद्दों के आधार पर वोट किया है? बिना किसी जो है प्रत्याशी का नाम लिए हुए? नहीं, राष्ट्रहित में वोट दिया है हम लोगों ने। हाँ जी, दिया है विकास विकास के। लेकिन यहाँ पर तो विकास के पैमाने भी बदल जाते हैं ना, कि हर आदमी कहता है कि हमने विकास किया है। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक मुद्दे भी होते हैं, क्या चुनाव जब वोट करने जाते हैं तो उन मुद्दों को भी ध्यान में रखते हैं क्या, जो धार्मिक मुद्दे हम नहीं रखते। अच्छा, धार्मिक मुद्दे सब धर्म एक है जी। इदम राष्ट्र इदम मम, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्र की अवधारणा ही स्वयं का विकास होता है। अब राष्ट्र अच्छा होगा, राष्ट्र की पहचान पूरे विश्व में अच्छी होगी, राष्ट्र की भावना अच्छी होगी, तो सब कुछ अच्छा होगा। कुछ अच्छा होगा। और देखिए, पूरे परिवार ने मतदान कर दिया है और महिलाओं की भागीदारी निश्चित तौर पर एक अच्छा संदेश है। और चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किए हैं, लगता है कि इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि जगह जगह पर मौसम जरूर गर्म हो रहा है लेकिन थोड़ा सा इंतजाम तो किए गए। जागृति स्वयं में आएगी तब जरूर बढ़ेगा। लगता है कि गर्मी से बचाने के जो इंतजाम किए गए हैं, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। तो फिलहाल ये वो मतदाता हैं जो अपने घरों से निकल रहे हैं। हर एक उम्र के, हर एक वर्ग के लोग घरों से निकल रहे हैं। तो एबीपी न्यूज़ भी आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में भी हो रहा है मतदान, तो निकलिए अपने घरों से बाहर और कीजिए अपने मत का इस्तेमाल। सहयोगी कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, नागौर।
देखिए, बिहार में आज 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि इन चारों सीटों पर आज जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं वो आरजेडी के ही हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है आज की वोटिंग को लेकर, पहले सुनिए जरा। एजेंडा फिक्स करके आए हैं। अरे बीजेपी कह रही है 0 पे आप लोग आउट हो जाएंगे। बीजेपी कह रही है आप लोग 0 पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह रहा है? 24 में बीजेपी कह रही है। वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। तो लोकसभा चुनाव में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आज फर्स्ट फेज के लिए वोट डाले जा रहे हैं। एबीपी न्यूज की मौजूदगी तमाम सीटों पर है जहां आज वोट डाले जा रहे हैं और ऐसी एक सीट है मध्य प्रदेश की मंडला सीट। एसटी रिजर्व सीट है ये। फग्गन सिंह कुलस्ते जो सिटिंग एमपी हैं, हालांकि अभी पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हार गए थे, उन्हीं को बीजेपी ने यहां से एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है। और इसी लोकसभा सीट में मंडला में बिल्कुल जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है एक डोभी गांव, जहां आज भी जो बेसिक सुविधाएं हैं उनकी दरकार है। हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव की मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। लोकसभा मंडला में हूं और मंडला में आज यानी 19 तारीख को वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है। मैं अलग अलग बूथ पे घूम रहा हूं। मैं डोभी में, आगे कुछ ही दूर पर यहाँ बूथ है, यहाँ मुझे कुछ मिल गई जो महिलाएं हैं वो बैठ के आपस में बातचीत। आप लोग सब लोग वोट करके आ गए? उंगली दिखाइए जरा, सब लोग वोट करके आ गए है ना? हाँ। तो क्या सोच के वोट दिया, किन मुद्दों पे वोट दिया, क्या दिक्कत है इस इलाके में? पानी देता पानी नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है। हमारे नाल से पानी नहीं मिल रही है सर। अच्छा, पीने का पानी फिर कहाँ से आता है? नल से लाता है। नल से? नल कहाँ है? या इधर है, बहुत दूर। मतलब गांव में एक नल होता है जहाँ से आप ले जाते हैं तो पानी ले आते हैं। पानी, ये सारी दिक्कतें हैं। आप देखिएगा कि मैं कहाँ हूँ, जनजीवन कैसा है इस इलाके में। मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके इस पार आपको सिर्फ जंगल दिखाई देगा। यहाँ कुछ घर हैं, अगर इस घर के पीछे की तस्वीर अगर दिखा पाएँ उस ओर में, तो वहाँ भी सिर्फ जंगल है। मतलब ये जंगलों के बीच में गांव है, डोभी गांव है। यहाँ पे जो वो कहते हैं आदिवासी समुदाय के लोग भी हैं, वो यहाँ पर हैं और यहाँ से बूथ है। आप जाके वोट दे आई? आप वोट दे आई? तो कुछ हुआ है विकास गांव में? क्या दिक्कत है? पानी की दिक्कत है हमारे। समस्या आपके हिसाब से क्या है? पानी की है? आपने पढ़ाई लिखाई की है क्या? मैंने सुना कि यहाँ पे वो कॉलेजेस भी बहुत दूर हैं। हाँ, दूर तो हैं, बहुत दूर। कॉलेज भी दूर हैं और अस्पताल भी दूर हैं। अस्पताल और कॉलेज। तो ये इलाका है, मंडला लोकसभा में आता है और डोभी गांव है ये। यहाँ पर मैं हूँ। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पिछले कुछ दिनों से या लंबे वक्त से कह सकते हैं कि ये जो है अस्पताल इस इलाके में नहीं है। अगर किसी को इलाज चाहिए तो बहुत दूर जाना पड़ता है। पीने के पानी की समस्या जो है वो है। कई लोगों के पास ज़मीनें हैं, लेकिन आप देखिए जो ज़मीनें हैं यहाँ पे इस तरह की मिट्टी होती है और जो वाटर लेवल है नीचे बहुत गहरा जाना पड़ता है तब मिलता है। लेकिन जो है किसी काम की उपजाऊ ज़मीन जो है इस इलाके में नहीं है। पानी की पीने का जो पानी है उसकी सबसे बड़ी समस्या है। आज 19 तारीख है, इस इलाके में मतदान हो रहा है। क्या लोगों की समस्याएं हैं, क्या लोगों के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है और आगे उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उन्हीं में एक नगीना सीट भी है, जहां से इस बार जो सियासी लड़ाई है चुनावी उसे रोचक बना रही है चंद्रशेखर की मौजूदगी। क्योंकि एक तरफ बीजेपी या एनडीए का उम्मीदवार, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, बीएसपी का उम्मीदवार भी और इसके साथ साथ चंद्रशेखर की वहां पर मौजूदगी। वोटिंग की हर तस्वीर एबीपी न्यूज पर आज आप देख रहे हैं। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एक नगीना सीट, वो जो 18 एससी रिजर्व सीटें हैं उन्हीं में से एक नगीना सीट भी है, जहां से बीजेपी ने जो विधायक हैं अभी सिटिंग विधायक ओम कुमार, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। और इस पूरी चुनावी लड़ाई को नगीना में जो खास बना रहे हैं वो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हैं। इस बीच बीजेपी के उम्मीदवार ओम कुमार से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार ने, वो सुनिए। नगीना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ओम कुमार हमारे साथ हैं। ओम जी, विधायक हैं आप और इस बार सांसदी के लिए मैदान में हैं। क्या आपका दावा है, किस आधार पर आपको लगता है कि आप जीतेंगे? और क्या विपक्ष जिस तरह से नगीना में
बिखरा हुआ है, 2 नहीं बल्कि 3 उम्मीदवार विपक्ष में आपको चुनौती दे रहे हैं, तो क्या ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर मोदी और योगी के रूप में विश्व के 2 बड़े नेता हमारे पास मौजूद हैं और उनकी मेहनत और हमारी मेहनत मिलकर के क्षेत्र में रंग लाएगी। और नगीना में इस बार जो है आप देख रहे होंगे कि मुझे स्थानीय होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, योगी जी का आशीर्वाद मिला। मैं यहाँ का स्थानीय व्यक्ति हूँ, 3 बार से लगातार विधायक रहा और अब मोदी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे दिल्ली का टिकट दिया है और निश्चित रूप से नगीना में इस बार नगीना ही जीतेगा। और मैं यहाँ का स्थानीय व्यक्ति हूँ। आज मैंने अपने परिवार के साथ में, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, हम सब ने मिल कर के खुद अपने लिए वोट डाला है। अभी तक ये मेरा सौभाग्य रहा आज कि मैंने अपने लिए खुद अपना वोट डाला है। आपने कहा कि मोदी जी ने आपको आशीर्वाद दिया, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, इसका भरोसा आपको क्यों है और मुकाबला किससे? देखिए, मैंने कहा ना, हमारे पास में, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम किया। जितनी योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं, किसी एक के लिए नहीं है। और आज लोग जो पीड़ित रहते थे, जीत करके लोग हमारे नगीना से चले जाते थे, बाहरी व्यक्ति सारे बाहर के होते थे, वो जीत के चले जाते थे, वो फिर दिखाई नहीं देते थे। और होता क्या था, फिर हमें उसका गुमशुदा का फ़ोटो लगाना पड़ता था क्षेत्र के अंदर। आज स्थिति वही है बाहर वालों की कि वो आएंगे और 4 तारीख को चले जाएंगे। यहाँ तो इस बार नगीना की जनता ने है कि अपने भाई, अपने बेटे ओम कुमार को नगीना से जिताना है और मोदी जी के चरणों में ये सीट जिता करके देनी है। मुकाबला किससे है इस सीट पे? 3 लोग हैं आपके। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं, वो लड़ते रहे, सब लोग लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है, लड़ने के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो बोला हमारे साथ में योगी और मोदी का आशीर्वाद है। 2019 में ये जो नगीना सीट है, ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ मिलकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो बीएसपी के खाते में गई थी और बीएसपी के ही गिरीश चंद्र ने यहां से जीत दर्ज की थी। इस बार नगीना से इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार दिया है मनोज कुमार। नगीना सीट पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है। क्या कह रहे हैं मनोज कुमार, ये सुनिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार हमारे साथ हैं, जो बिजनौर की जिला अदालत में जज रहे हैं और आज जनता के फैसले का दिन है। जज साहब, तो किस तरह धड़कनें आपकी तेज हैं और जनता का फैसला किस तरह से आप देखते हैं? वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम लोग की इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूती के साथ आ चुकी है और जनता में जो एक उहापोह की स्थिति थी, सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो गई हैं। सवेरे 7 बजे मैंने वोट डाला है केम इंटर कॉलेज धामपुर में। वहाँ से ही जो लहर बनी हुई है, प्रत्येक नागरिक नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो दिखने में लग रहा सीधा कह रहा है साहब इंडिया गठबंधन का मैं दे रहा हूँ मत, और इन जुल्मी सरकार को, तानाशाही सरकारों को आप लोग 2024 में वापस दीजिए। जानकार हैं, राजनीतिक जानकार हैं, वो नगीना सीट को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एनडीए यानी बीजेपी, इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अब चंद्रशेखर आजाद के आ जाने से कह रहे हैं 4 चेहरों के बीच, 4 पार्टियों के बीच में ये मुकाबला है। और सबसे ज्यादा खतरा इसकी वजह से कह रहे हैं कि मनोज कुमार को है, अगर उनका वोट बटा वो चुनाव उनका फंस जाएगा। वर्ष 2024 का जो इस मुल्क का चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन और भाजपा सहयोगी दलों में है। इसमें कहीं से किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आज की तारीख में सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन और भाजपा सहयोगी दल में है। चंद्रशेखर को आप चुनौती मानते हैं? नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति 2024 के चुनाव में अगर अपने राजनीतिक दल से एलोन आता है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, और अगर कहीं से भी आ भी रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो बीजेपी को मजबूती देने के लिए आ रहा है। हम कह सकते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम हो सकती है। तो ये जो नगीना सीट है, इससे 2 उम्मीदवारों, एक जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है मनोज कुमार, उनको आपने सुना, जो एनडीए की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं ओम कुमार, उनको आपने सुना। उधर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर, वो भी इसी नगीना से उम्मीदवार हैं। नगीना की जंग को दिलचस्प बना रहे हैं। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, अब ये सुनिए। चंद्रशेखर, वोटिंग का दिन है, आपके बारे में कहा गया कि आप बेघर हैं, आपका किसी ने साथ नहीं दिया। अब आज निर्णायक दिन है, क्या जनता साथ देगी, और अगर इसका भरोसा है आपको तो क्यों देगी? इसलिए देगी कि मैं राजनीति सुख सुविधा के लिए नहीं कर रहा हूँ, लोगों की आवाज़ बनने के लिए कर रहा हूँ। मैंने पिछले जो 11 साल में काम किया है
उसी काम को अंजाम तक पहुंचाने का, मुझे एक मौका देने का काम जो है जनता करेगी। और जिसको बेघर किया गया आज नगीना की जनता उसको घर भी देगी, मुझे ऐसा विश्वास है। नगीना इकलौती सीट है यूपी के 80 में जहां पर कि 4 उम्मीदवारों के बीच में मुख्य लड़ाई है। ऐसे में वोट बंटने का आपको डर है क्या? दलित वोट बीएसपी की तरफ बंट सकते हैं, अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम वोट अगर कहूं स्पेसिफिक तो वो इंडिया गठबंधन के साथ आपके बंट सकते हैं। ऐसे में आपकी लड़ाई फंस सकती है। कोई वोट नहीं बट रहा है। एसपी और बीएसपी तीसरे चौथे नंबर पे है, मुकाबला आजाद समाज पार्टी में और दूसरे नंबर पे भाजपा है। 4 तारीख को परिणाम आएगा, आप चेक कर लेना। और जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं इस सीट से, सुरेंद्र पाल सिंह नगीना सीट को लेकर दावा कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर को बीजेपी का आदमी करार दे रहे हैं। नगीना सीट से बीएसपी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, मतदान शुरू हो चुका है। एक तो ये बताइए कि किस तरीके की रिपोर्ट है, क्या सब कुछ ठीक से वोटिंग हो रही है? और सवाल ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने ये सीट जीती थी, हालांकि तब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था आप लोगों का। इस बार एक तो अलग अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस सपा के साथ है और एक चंद्रशेखर आजाद की चुनौती भी आपके सामने है। आपका दावा क्या है? मेरा दावा ये है कि अब की बार गुमराह होने वाला नहीं है हमारा अकलियत का भाई, और वो अच्छी तरीके से जानता है कि अब सपा के साथ कोई मतलब उनका हित नहीं है। और निश्चित रूप से बहन कुमारी मायावती जी में वो विश्वास कर रहा है और अच्छी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा है हाथी के निशान पे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? चंद्रशेखर कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी का प्रोडक्ट है। बीजेपी ने उसको लगाया हुआ, उसको फंडिंग की है और वो केवल 1-2% ले पाएगा। जमात भी बस केवल उनका यही है कि ये कुछ वोट काट ले और बीजेपी वो ये कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है, वो नंबर 1 है, एसपी बीएसपी तो तीसरे चौथे पे। अब वो लड़ाई कैसी है? तो देखा आपने किस तरीके से दिलचस्प नगीना का ये मुकाबला बना हुआ है। मेरे ख्याल से विजय जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, कहीं भी इतनी टाइट ये 4 कॉर्नर्ड फाइट नहीं दिख रही है जितनी यहां नगीना में। ये सबसे इंटरेस्टिंग फाइट है उत्तर प्रदेश में जो फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा है, और उसमें नगीना को भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वो शायद पिछली बार नहीं जीत पाई थी, उससे पहले 2014 में जीती थी। अब फिर से वो निकाल सकती, क्योंकि 4 कॉर्नर फाइट होने से फायदा क्या हो, पिछली बार बीएसपी एसपी आरएलडी साथ थे, अब वो बीएसपी एसपी उनके साथ अलग अलग चल रहे हैं, आरएलडी बीजेपी के साथ आ गए, कांग्रेस का अपना कैंडिडेट है। और चंद्रशेखर के आ जाने से एक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। चंद्रशेखर जो है आज़ाद पार्टी के, वो बीएसपी का जो वोट है, दलित वोट पर खासतौर से उनका फोकस है और माइनॉरिटी वोट पर फोकस है, तो क्या वो वोट उस तरह से बटेगा और कितनी ताकत वो दिखा सकते हैं? और इसीलिए आपने देखा कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, तो क्योंकि बीजेपी का वोट तो कम से कम चंद्रशेखर के होने से नहीं बटने वाला है। तो जो 3-3.5 लाख वोट पिछली बार मिला था और जो 10-12% का डिफरेंस रहा था, उस मार्जिन को क्या चंद्रशेखर कम कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जी। तो वो उनको इस चुनाव में एक बड़ा मदद करेगा। अब वैसे इसी पॉइंट को लेकर मतलब वो जो बीएसपी वाले कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर जो हैं वो पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त, हालांकि सभी उम्मीदवार इस वक्त तो आपने सुन ही लिया कैसे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, सिलसिला शुरू हो चुका है वोटिंग का। आज सुबह 7 बजे से पहले चरण की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और देखिए जो शुरुआती 6 घंटे हैं उसका वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा आपके सामने मैं रखने जा रही हूं। उत्तर प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 37% वोटिंग हुई है। बिहार में अभी तक 32% वोटिंग, 4 सीटों पर बिहार में वोट डाले जा रहे हैं। 1 बजे तक 32% वोटिंग। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और 51% वोटिंग अभी तक पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। मध्य प्रदेश जहां 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, 44% दोपहर 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा सामने आया है। आंकड़ा महाराष्ट्र से भी सामने आया है जहां करीब 32% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। दोपहर 1 बजे तक के ये आंकड़े जो सामने आए हैं। एक बार फिर से एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि अगर आपके इलाके में भी आज वोट डाले जा रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, जाकर वोट जरूर डालिए। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश का कैराना, वहीं के ठाकुर बहुल गांव में दलहेड़ी है नाम गांव का। लोगों से हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जो खास बातचीत की है, उनका मन टटोलने की कोशिश की है, किन मुद्दों को लेकर वो आज पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं ये जानने की कोशिश की है। दिखाते हैं आपको। हम इस समय कैराना लोकसभा के दलहेड़ी गांव में हैं। सहारनपुर से ये सटा हुआ है ये गांव और ये ठाकुरों के बाहुल्य वाला गांव है। यहाँ हम जो राजपूत समाज है उन्हीं के सदस्यों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह।
ये बताइए कि ठाकुर बीजेपी से नाराज हैं पश्चिम के इलाके में, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, पंचायतें भी हुई हैं, क्या चल रहा है? अब पंचायत कुछ विशेष लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा समाज नाराज है। हाँ, कुछ लोगों के व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, उनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं। आपने एक बात की, क्या व्यक्तिगत कारण से लोग नाराज हैं? व्यक्तिगत कारणों से। अच्छा, आप ये बताइए, आप भी इसी गांव के ही हैं, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, ये जो राजपूतों की नाराजगी की बात है, इसकी इतनी चर्चा क्यों है? कुछ तो होगा, कहीं अगर आग होगी तभी धुआं उठा होगा। चर्चा तो इसलिए, थोड़ा जो मेयर भोजवाड़ा प्रकरण चला था, वो एमपी साहब जो प्रदीप जी लड़ रहे कराना लोकसभा से, उनके लड़के की वजह से राजपूतों में विरोध है। बाकी बीजेपी से, योगी से, मोदी से लोग नहीं नाराज है। एक बात बताइए कि ये जो वोट पड़ रहा है, ये वोट क्या देख करके डाल रहे हैं? लोकल कैंडिडेट को या मोदी को? मोदी को। ये वोट मतलब इसमें लोकल फैक्टर काम नहीं कर रहा है? ना, कोई फैक्टर नहीं काम कर रहा है, वो लोकल फैक्टर तो नाराज है। ये तर्क दे रहे हैं, तो ये बात आखिरकार इतनी फैल क्यों रही है? पंचायत हुई, आप जानते हैं ना, आप तो रिसर्च कर रहे हैं, आपको डे टू डे रेलेवेंट पता होगा। पंचायत भी हुई राजपूतों की। जी बिल्कुल, पंचायत हुई है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक संप्रभु जाति होती है, वो अपने इलाके में अपनी असर्शन दिखाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी पंचायतों का इस्तेमाल करती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई समाज कभी किसी पार्टी से नाराज हुआ। जैसे कि ताऊ जी ने बताया कि लोग वोट सेंटर के नाम पे दे रहे हैं। हम भी, अगर मैंने वोट जिस भी पार्टी को दिया, मैंने उसे सेंटर के। आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा आपके लिए मोदी हैं, वही देखिए, मतलब सेंटर ही मुद्दा है, ना कि लोकल फैक्टर। आप बताइए कि क्या है माहौल यहाँ का इस समय, चुनाव का माहौल? मोदी योगी कोई नाराज नहीं है सर। नाराज नहीं है तो इतना शोर क्यों हो रहा है? अखबारों में छप रहा, पंचायतें हो रही हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो देखिए, ये एक हमने यहाँ का देखा है, दलेड़ी गांव है, और गांव के जो लोग हैं, एक बात मैं और समझ लूं आपसे, आप तो अनुभव है, काफी कुछ आपने देखा होगा, असर पड़ता है कि नहीं इन चर्चाओं का? बड़ा समाज है यहाँ पर, काफी सीटों पर असर है राजपूत समाज का। हाँ, कुछ लोग भोले भाले होते हैं जिनको बहुत मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं होती है, वे कुछ लोगों के बहकावे में कई बार आ जाते हैं। असर तो है, लेकिन जितनी चर्चा है, जितना दिखाया जा रहा है, उतना नहीं है। हाँ, नुकसान है। दलेड़ी गांव के यहाँ के जो राजपूत समाज के लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, और इनका जो आउटलुक है वो ये बता रहा है कि जमीन पर क्या चल रहा है, और जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं की जमीन पर तस्वीर क्या है। कैमरामैन प्रवीण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दलेड़ी, कराना लोकसभा।